हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करूंगी, ये मूवी आई थी 1978 में। और मैं जानती हूँ इस मूवी के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होगा, क्योंकि अक्सर जिनमें बात होती है उनके बारे में तो बात होती ही नहीं है। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि यही मेरे चैनल का मोटिव है कि मैं ऐसे टॉपिक्स पर, ऐसी फिल्मों को आप लोगों के सामने लेकर आऊं जिनके बारे में कोई बात हुई नहीं है। शायद उस वक्त हुई हो, लेकिन अब तो इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो आज मैं जिस मूवी को आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, ये मूवी आई थी 1978 में, जिसका नाम था अरविंद देसाई की अजीब दास्तान। और जिसमें मुख्य किरदार था दिलीप धवन का। दिलीप धवन कौन है? आप लोगों को याद होगा हम साथ साथ हैं में जो क्रिंज बाबू, आनंद बाबू के जो बड़े भाई थे, जिन्होंने उनको फटकार देकर घर से निकाल दिया था। और फिर बेचारे आनंद बाबू अपनी पत्नी नीलम को और बेटी को लेकर आलोकनाथ के द्वारे पहुंचे थे और कहा था कि भाई मेरा बेड़ा पार करो। मैंने तो अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अपनी बीवी के मायके में बिताई है, तो मैंने तो कोई उपलब्धि नहीं पाई नहीं है, तो भाई आप लोग ही मेरा बेड़ा पार करो। मैंने आप लोगों को कितना एंटरटेन किया, अपने सामने अपनी सास के लिए साड़ी डिज़ाइन करवाई, ससुर जी के लिए अचकन डिज़ाइन करवाया, अपने 3 सालों की शादी में मैंने ठुमक ठुमक के डांस किया, और फिर उनकी बीवियों के साथ मिलकर मैंने गाजर का हलवा बनाया। तो भाई इन सब का मुझे इनाम दीजिए और मेरी डूबी हुई नैया को पार लगा दीजिए। तो अब तो आपको याद आ ही गया होगा। तो ये वही वाले आनंद बाबू के बड़े भाई हैं, दिलीप धवन, जो अब इस दुनिया में काफ़ी साल पहले ही दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। मैं आपको बता दूं कि हम साथ साथ हैं दिलीप धवन की एक तरीके से लास्ट मूवी थी, क्योंकि हम साथ साथ है मूवी नवंबर में आई थी और फरवरी 15 2000 में दिलीप धवन ने इस दुनिया को अलविदा सदा सदा के लिए कह दिया था, सिर्फ 45 ईयर्स की एज में। और वो अकेले थे, मैरिड नहीं थे, और बहुत ही स्मार्ट डैशिंग पर्सनालिटी थी। उनके पिता बीते ज़माने के बहुत ही मशहूर कैरेक्टर आर्टिस्ट थे। काफ़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिनका नाम था कृष्णा धवन, कृष्ण धवन, सॉरी, कृष्ण धवन था। और उन्हीं के ये बेटे थे। और इन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 1968 में आई हुई मूवी संघर्ष, जिसमें दिलीप कुमार थे, उसमें एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था। उसके बाद दिलीप ने कई टेलीविज़न के सीरियल्स में भी काम किया, जिसमें से एक उनका लोकप्रिय कार्यक्रम नुक्कड़ काफ़ी फेमस हुआ। और भी उन्होंने सीरियल्स में काम किए। उनका एक लास्ट सीरियल जो उस वक्त आता था उनकी डेथ से पहले, वो था हिना। हिना सीरियल भी उनका चल रहा था, जिसमें उनका एक बड़ा ही अच्छा रोल था, जो सोनी पे आया करता था, जिसमें सिमोन सिंह थी, जिसको प्रोड्यूस किया था राखी विजयन ने, यानी कि हम सब की, हम पांच की स्वीटी, और उनके पति राजीव टंडन ने। तो उस सीरियल में दिलीप काम कर रहे थे। और फिर उसके बाद सन 2000 में फरवरी के महीने में 15 फरवरी को, अब आप सोच सकते हैं आज से एग्जैक्टली 26 साल पहले, क्योंकि बहुत जल्दी 15 फरवरी भी आने वाली है, फरवरी का महीना तो चल ही रहा है और ये सन 2026 चल रहा है। तो सोचिए 26 ईयर्स पहले उनकी डेथ हो चुकी है। उन्हें इस दुनिया से गए हुए 26 साल हो गए हैं, और सिर्फ 45 ईयर्स की एज में उनको दिल का दौरा पड़ने से जो है उनका निधन हो गया। ये बहुत ही शॉकिंग था और काफ़ी डिस्टर्बिंग था। मुझे याद है उस टाइम पर मैं भी शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि हम लोगों ने कुछ ही महीने पहले इनकी फ़िल्म हम साथ साथ है देखी थी। और आज भी जब टेलीविज़न पर ये फ़िल्म आती है
तो इस किरदार को बेसिकली उस टाइम पर हमने विलन समझा था, लेकिन आज इस किरदार की बात हमें समझ में आती है कि क्यों इसने अपने भाई को जो है जाने के लिए कह दिया था। क्योंकि भाई भाई का ध्यान ही अपनी ससुराल में है, अपनी बीवी के मायके में है। तो फिर तुम या तो अपनी बीवी के मायके में रह लो या तुम अपने भाई के साथ मिलकर बिजनेस चला लो। तो यही होता है। तो ये चीज़ जो है हमें उस टाइम पर समझ नहीं आई थी, लेकिन आज जब हम फिल्म को देखते हैं तो हमें समझ में आती है कि कभी कभी कुछ ऐसे किरदारों को हम कितना गलत समझ लेते हैं। जैसे कि आजकल बागबान में समीर सोनी का जो कैरेक्टर है उसको सब ग्रीन फ्लैग कह रहे हैं, जबकि जब फिल्म आई थी तो उसको एक रेड फ्लैग के तौर पर कि भाई एक रेड फ्लैग लड़का है। लेकिन आज लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, वो बहुत सेंसिबल लड़का था, वो अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेता है। एक्चुअली हम लोगों को यही सिखाया जाता है, यही बताया जाता है कि देखो पति बुरे होते हैं, मतलब देखो कैसा बुरा पति है, अपनी वाइफ के लिए स्टैंड नहीं ले रहा। और जो लड़का अपनी वाइफ के लिए स्टैंड ले रहा है उसको हम फिर से ग्रीन फ्लैग ना कह करके रेड फ्लैग बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने फादर से एक तरीके से फादर को कन्फ्रंट कर रहा है कि भाई तुम इतनी रात को ठकर ठकर तुम टाइपराइटर हॉल में चला रहे हो, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेरी बीवी डिस्टर्ब हो रही है। तो ये बात मुझे सही लगी थी उस टाइम पर भी, और अब लोगों को भी ये चीज़ समझ में आ रही है। खैर और भी बातें हैं इस फिल्म की, इनफैक्ट मैंने भी इस फिल्म का रोस्ट किया है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो एक तरीके से ये जो फिल्म में हम साथ साथ हैं में दिलीप धवन ने काम किया था। दिलीप धवन की और भी कई फिल्में हैं जो आई, लेकिन उनको आज की तारीख में सबसे ज़्यादा याद शायद इस फिल्म के लिए किया जाता है, हम साथ साथ हैं के लिए। और उनका जो नुक्कड़ शो आता था, दूरदर्शन पर शायद आता था, उसको लोग याद करते हैं। इनफैक्ट बहुत ही अच्छे एक्टर थे वो, पर वही वाली बात है कि बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और जितना भी उनको मौका मिला उस मौके को उन्होंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। और इस फिल्म में भी बहुत यंग आपको दिलीप धवन दिखेंगे, और ये पूरी की पूरी जो पिक्चर है ये उन्हीं पर फिल्माई गई है। और सईद अख्तर मिर्ज़ा डायरेक्टर का नाम है, शायद अगर मैं गलत ले रही हूँ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। शायद मिर्ज़ा अख्तर हैं या कुछ ऐसे ही उनका नाम है। आई एम वेरी सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रही हूँ। अगर मुझे नाम मैं कमेंट सेक्शन में मैं ठीक से नाम लिख दूँगी, अगर मुझे लगेगा कि मैंने गलत नाम बोला है तो उनको भी मैं ये कहूँगी, उन डायरेक्टर के बारे में भी मैंने यही सुना है कि उन्होंने काफ़ी ऐसी डिफरेंट सिनेमा जो है उन्होंने बनाया है जिसको लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, और अवार्ड भी उन्होंने काफ़ी जीते हैं। उनके पिता भी गुज़रे ज़माने के मशहूर राइटर हुआ करते थे जिन्होंने कुछ फ़िल्में लिखी हैं, जिनमें से एक फ़िल्म का नाम मुझे ध्यान है, नया दौर। तो अब आप सोच सकते हैं कि भाई उनको ये डायरेक्शन का जो विज़न है, जो उनको सिनेमा के बारे में जो नॉलेज है सईद साहब को, वो कहाँ से मिली है। वो एक तरीके से उनको विरासत में वो टैलेंट मिला है। और ये ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि बाप जितना एक प्रोफेशन में एक मुकाम हासिल करता है, बेटा उससे भी ज़्यादा उसी प्रोफेशन में कामयाबी हासिल करता है। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन होता है। लेकिन यहाँ पर जो फिल्म है, ये फिल्म कुछ ऐसी दिखाई गई है कि एक नौजवान यूथ लड़का है जिसको सब कुछ मिला है ज़िंदगी में, अपने पिता का जमा जमाया हैंडीक्राफ्ट का कारोबार, और एक अच्छी लाइफ है उसकी, ऑफिस की एक खूबसूरत सेक्रेटरी के साथ उसका अफेयर है। और वो बाज़ारू, मतलब मुझे बाज़ारू तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन में जो औरतें रहती हैं उनके साथ भी उसके संबंध हैं। एक तरीके से ये लड़का जो है अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता है उसका उसको एग्जैक्टली नहीं पता होता। क्योंकि कभी कभी हमें ज़िंदगी में बिना मेहनत किए जब सब कुछ मिल जाता है ना, तब हमें ना समझ में नहीं आ रहा होता कि जो हमें मिला है
वो हमें उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, या फिर हम इससे ज़्यादा कुछ डिज़र्व करते थे, या फिर ये नहीं तो कुछ और हम डिज़र्व करते थे, या जो मुझे मिला है क्या वाकई मुझे ये चाहिए था। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बच्चों को आते हैं जो इस तरीके की सिचुएशन से गुज़रते हैं। और स्पेशली जब आपका फादर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, सक्सेसफुल हो और आपसे ज़्यादा अनुभवी हो, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो फादर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई जो प्रोफेशन में हमने नाम कमाया है, हमारा बेटा भी वैसा नाम कमाए, वैसे ही प्रिंसिपल्स पर चलकर वो उन प्रिंसिपल्स को जो है एज अ लेगेसी की तरह इस्तेमाल करे। जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक ही प्रोफेशन में बेटा भी अचीवमेंट कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वही प्रिंसिपल्स को फॉलो करे जिन प्रिंसिपल्स को लेकर आपने एक मुकाम बनाया इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में। कोई भी हो सकता है, चाहे वो डॉक्टर का हो, इंजीनियर का हो, कोई भी आप ABCD प्रोफेशन ले लें, बिजनेस का ले लें। तो एक तरीके से यही मेन प्रॉब्लम बाप बेटे के बीच में होती है। बेटा ये सोचता है कि मैं तो बाप के गले का जस्ट दल्ला हूँ, मेरे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं तो कुछ डिसीजन ले नहीं सकता। बाप कहता है कि अगर तुम ऐसे डिसीजंस लोगे तो मेरा बिजनेस तो डूब जाएगा, तुम्हें तो धंधे की समझ ही नहीं है। तो यही प्रॉब्लम्स जो होती हैं बाप बेटे के बीच में रिफ्ट क्रिएट करती हैं, और ये मेजॉरिटी हर घर की कहानी है। हर घर में बाप बेटे के बीच में तनातनी होती है, और फिर क्या होता है कि बेटा सोचता है कि मैं कुछ अपना बिजनेस शुरू करूं। उसमें भी फादर को रहता है कि भाई जो तुम शुरू कर रहे हो वो गलत है। बाप को कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। बाप को ये लगता है कि जिसमें मैंने पैसा कमाया है, जिस धंधे में मैंने जो लक्ष्मी बनाई है, वही मेरा बेटा भी उसी धंधे में काम करे। लेकिन वैसा होता नहीं है। अगर वो उसी प्रोफेशन में काम करता है तो वो अपनी समझ से, अपने प्रिंसिपल्स यूज़ करके करता है, जो बाप को पसंद नहीं आता। बेटे के अपने प्रिंसिपल्स हैं, बाप के अपने प्रिंसिपल्स हैं। तो यही खींचातानी बाप बेटे के बीच में चलती है। और फिर जो फादर्स ओवर डोमिनेटिंग होते हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा मसला होता है कि बेटे की हर ज़िंदगी का फ़ैसला, छोटे से छोटा फ़ैसला भी बाप खुद ही लेता है, चाहे वो उसकी शादी का क्यों ना हो। वो कहता ज़रूर है कि भाई मैंने इसी के जैसी लड़की चुनी है, बट एक्चुअल में वो लड़की वही बाप चुनता है जो उसके घर के साथ, उसके घर वालों के साथ अच्छे से एडजस्ट कर जाए। बेटे के साथ एडजस्ट करेगी नहीं करेगी उसकी गारंटी नहीं होती, लेकिन उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ वो अच्छे से कोऑपरेट कर सकती है। तो ये फादर्स को बहुत ज़्यादा रहता है। और जो ओवर डोमिनेटिंग आदमी होता है तो उनकी बीवियां भी रुली सी ही होती हैं। और इस फिल्म में भी आपको जो दिलीप धवन की मदर, जिसका किरदार आप सबकी तुलसी की ने निभाया है, उनका किरदार भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही रुली हुई औरत है, जिसकी कोई घर में से ही नहीं है। तो बेटा अपनी माँ को जो है ऐसी हालत में देखता है। उधर क्या है कि दिलीप की बहन है रोहिणी हतंगड़ी, जिसका हस्बैंड अय्याश है, और वो अपने बहन को अपने अय्याश हस्बैंड के साथ मतलब समझौता करते हुए देख रहा है। उधर उसकी सो कॉल्ड सेक्रेटरी गर्लफ्रेंड है जो कि बहुत खूबसूरत है और उसी के ऑफिस में काम करती है, और वो जानता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी वफ़ादार नहीं है, और उसको कहीं ना कहीं इस बात से भी डाउट है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे साथ सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मैं एक अमीर आदमी हूँ। तो उसको कहीं पर भी भरोसा नहीं है। उसको कहीं ना कहीं अपनी काबिलियत पर ही विश्वास नहीं है कि जो मुझे मिल रहा है वो इस वजह से मिल रहा है क्योंकि मैं एक अमीर बाप का बेटा हूँ। और ये बहुत ही नेचुरल बात होती है। ये एक बहुत ही बड़ी रियलिटी है जो हर बच्चा, स्पेशली जो एक बड़ी फैमिली से आता है, स्पेशली जिसके फादर एक बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हैं, उन बच्चों को ये कॉम्प्लेक्स रहता ही रहता है कि भाई जो भी हमें मिल रहा है, चाहे वो इज़्ज़त हो, मान हो, वो सब सिर्फ हमारे फादर की वजह से।
तो इसी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा डाउन भी होता है। तो ये एक रियलिटी दिखाने की कोशिश की गई है और बड़ी डीप डेप्थ इसकी है। इसका डायरेक्शन काफ़ी डेप्थ में किया गया है। एक सीन के बाद तुरंत सीन नहीं आता है, बल्कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एज अ उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे कि एक सीन में हीरो एक कमरे में बैठकर कोई मैगज़ीन पढ़ रहा है, उसको किसी ने आवाज़ दी, वो मैगज़ीन रख कर बिस्तर से उठ के जाता है। तो जब वो कमरे से बाहर चला गया तो उस खाली कमरे पर भी फोकस किया जाता है, डायरेक्टर ने उस पर भी फोकस किया है। मैं एग्जाम्पल आपको दे के बता रही हूँ, एक एक सीन पर, कि भाई उस सीन को उस खाली कमरे पर भी फोकस किया है। शायद ऐसा मानो कि वो कोई हिंट देना चाह रहे हो कि उस खाली कमरे में जो है, इससे पहले जब हीरो बैठा हुआ था तो वो क्या कर रहा था, यानी कि पब्लिक जो है एक सीन में घुस जाए कि अगर इसमें दिखाया जा रहा है तो क्यों दिखाया जा रहा है। तो काफ़ी डेप्थ में डायरेक्शन है। और मैं तो कहती हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ ना कि ऐसी फिल्मों को नेशनल अवार्ड तो मिलना चाहिए, बल्कि उनको देखने वाले जो उनके व्यूअर्स हैं उनको भी नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि इन फिल्मों को देखने के लिए बहुत सारा पेशेंस, टाइम और इंटरेस्ट चाहिए होता है। तभी आप इन फिल्मों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उनकी गहराई में उतर पाते हैं। एक सीन भी अगर आप मिस कर देंगे तो आपको लगेगा नहीं यार, कुछ तो मैंने मिस किया है, भले ही वो एक चीज़ पर, एक पेंटिंग पर कुछ सेकंड के लिए फोकस क्यों ना कैमरा गया हो। मतलब हर चीज़ पर बड़ी डिटेलिंग पे काम किया गया है। इसमें सुलभा देश पांडे भी हैं, जो दिलीप धवन की सेक्रेटरी की मदर का किरदार निभा रही हैं। ये वही हैं जो इंग्लिश विंग्लिश फिल्म में श्रीदेवी की मदर इन लॉ का जिन्होंने भूमिका निभाई थी। तो काफ़ी अच्छे एक्टर्स से सजी ये फिल्म है। और श्री राम लागू जी का सदाबहार जो अभिनय है, जो एक सख्त फादर के तौर पर वो दिखे हैं, कि वो हर चीज़ कहने को उन्होंने अपने बेटे के सुपुर्द करी हुई है। लेकिन वही वाली बात होती है ना कि फादर्स दे तो देते हैं बेटों को लगाम, लेकिन उनको आता नहीं है आराम। उनको लगता है कि नहीं यार, बेटे को मैंने बड़ी जल्दी सब कुछ सौंप दिया, पता नहीं ये संभालने लायक है या नहीं है। वो जा जा कर देखते हैं कि कहीं हमारा बेटा धंधे का नुकसान तो नहीं कर रहा है। फिर वो उनको पकड़ते हैं, देखते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ आपने किसी को सौंप दी तो फिर वही बात होती है ना कि आप जा जा कर चेक करोगे तो फिर कैसे होगा। जैसे बहुओं को सासें घर की चाबियां दे तो देती हैं, लेकिन उचक उचक के जाके किचन में झांकती हैं कि बहू ने कैसा काम किया है, क्या किया है, कैसे संभाल रही है, तो फिर बहुएं भी चिढ़ती हैं। तो वैसे ही फादर्स का भी यही होता है कि यार कितना, मतलब ये तो मेरा बैंक बैलेंस खाली कर देंगे, ये तो लड़कों को तो कुछ आता जाता नहीं है, या तो मत दो, या तो दो तो फिर मत देखो। लेकिन क्या करें, फिर वही वाली बात होती है कि फिर लोग भी बोलते हैं अरे तुमने तो सब कुछ बेटों को दे दिया, खुद तो अपने पास कुछ रखना था, कुछ तो अथॉरिटीज़ रखनी थी। कई बेटे भी ऐसे होते हैं जो फादर्स को एक कोने में बिठा देते हैं, वो भी गलत करते हैं, मैं उनको भी सही नहीं बोलती हूँ। लेकिन कभी कभी फादर्स की भी ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। कहने को कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें ज़िंदगी के वो फ़लसफ़े सिखा रहा हूँ जो कोई नहीं सिखा सकता। बट एक्चुअल में क्या होता है ना कि एक फादर का सिखाना और एक बाहर वाले के सिखाने में हमेशा फ़र्क रहता है। जैसे आप अपने बच्चे को घर पर भी लिखना पढ़ना सिखाते हो, लेकिन जो स्कूल का एटमॉस्फेयर होता है, स्कूल का जो वातावरण होता है, दूसरे बच्चे होते हैं, तो उससे एक संग बल मिलता है, बच्चे की खुद की पर्सनालिटी, इंडिविजुअलिटी निकल कर आती है। बहुत सारे ऐसे फादर्स होते हैं जो अपने बेटों को ट्रेनिंग के लिए दूसरी जगहों पर भेज देते हैं कि हमारे साथ बच्चा जो है वो खुलकर काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि फादर को तो अपने बच्चे की कमी पेशी हर चीज़ पता होती है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ काम करें जो आपको ऑलरेडी जानता बिल्कुल भी ना हो, तो उसके सामने आपको अपनी आप को खोलने में ज़्यादा परहेज़ नहीं होता। लेकिन अगर आपका कोई पहचान वाला हो, चलो फादर नहीं, मदर नहीं, कोई और रिश्तेदार भी हो, तो आप कॉन्शियस हो जाओगे।
ये बात होती है। तो कॉन्शियसनेस होती है ना, वो आपकी पर्सनालिटी को मार देती है। अब जैसे मैंने देखी हैं औरतें, उनकी मदर भी डोमिनेटिंग होती है, सास भी डोमिनेटिंग होती है, पति भी डोमिनेटिंग होता है, तो वो इतनी डोमिनेंस में जीती हैं कि फिर उनको सारा का सारा जो गुस्सा है वो अपने बच्चों पर निकालती हैं। और फिर जो भी उनके इमोशनल बैगेजेस होते हैं वो भी अपने बच्चों से उठवाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चे ही उनको संभालेंगे। क्योंकि उनके बच्चों को सब दिख रहा है, कहीं ना कहीं उनको एक होप रहती है। उनको पता है कि हाँ, हमारी माँ के साथ गलत हुआ है। और जब बच्चे ये बोलते हैं कि हाँ मम्मी तुम्हारे साथ ये गलत हुआ है, तो उन औरतों को बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ना उनको उनके ईगो को मसाज करने के लिए ना उनका पति तैयार रहता है, ना उनकी सास तैयार रहती है, ना उनकी माँ तैयार रहती है। तो एक्चुअल में हमें ना ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं जो हमारे एक आंसू पर अपना पूरा रुमाल निकाल कर कहें कि नहीं यार, तेरे साथ गलत हुआ। इसीलिए सही कहते हैं कि लोग कि क्यों काउंसलर्स के पास जाते हैं, क्योंकि वो काउंसलर उनके हर स्टेटमेंट में ये बोलते हैं, नो आपके साथ गलत हुआ, ओहो आपने तो बहुत कुछ झेला है। वो बात अलग है कि वही काउंसलर अपने बच्चों की काउंसलिंग नहीं कर पाते, वो उन्हें किसी और के पास भेजते हैं। वो कहते हैं ना, बड़े से बड़ा जो जज होता है वो भी अपने घर के फैसले तो खुद नहीं कर पाता, नो मैटर वो पूरी दुनिया का फैसला करेगा। लेकिन जब आप उस जज की बीवी से जाके पूछोगे कि अरे आपके हस्बैंड तो बड़े अच्छे, बड़े माने हुए जज हैं, दुनिया के फैसले कराते हैं, तो वो बीवी कहती है जाने दो, कोई और बात करो। तो ये होता है। तो वो क्यों होता है, वो इसकी क्या वजह रहती है? क्योंकि जो आपके अपने होते हैं उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी जानते हैं। चाहे बेवकूफ़ कह लो, चाहे वो कुछ भी कह लो, वो आपके हर रंग ढंग को समझ लेते हैं। लेकिन जो बाहर वाले होते हैं वो आपको इतना जानते नहीं हैं, तो उसके सामने आप 10 का 20, 20 का 10 कुछ भी बोलोगे, वो रो पिट के जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आप में भी एक कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि अगर कहते हैं ना, कभी कभी अनजान लोग आपसे क्यों कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके साथ रह नहीं रहे होते, वो आपको जानते नहीं हैं। और जो आपके अपने होते हैं कभी कभी वही आपके कट्टर दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि वो आपके साथ इतना समय रह रहे होते हैं, वो आपकी हर बुरी अच्छी आदतों को जान लेते हैं, आपको समझ लेते हैं। और ज़्यादा अगर कोई आपको जान ले तो कहते हैं ना, वो भी आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर जीना। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी, चाहे वो किसी इंसान की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, वो थोड़ी सी तो डेंजरस हो ही जाती है। तो ये वजह होती है। इसी वजह से जो कई बाप बेटे एक छत के नीचे ना रह पाते हैं, ना एक साथ कोई धंधा व्यापार कर पाते हैं। लेकिन फादर को लगता है कि नहीं यार, मेरा बेटा है, मैं इसको पकड़ के रखूं, जकड़ के रखूं, इसको अपने पास रखने के लिए इसको सारी सुख सुविधाएं दूं। और जब बच्चे को सुख सुविधा की आदत लग जाती है, तब वही फादर कहता है कि ये क्या कर रहे हो, इस पर ही तुम्हारा ध्यान रहेगा। जबकि उनको अपने पास रखने के लिए ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं, क्योंकि फादर को लगता है मैं नहीं दूंगा तो बाहर से ये गलत काम करेगा, जो बात भी सही है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट ये रिलेशनशिप होता है। बच्चों को सेटल करना, सबसे पहले तो उनकी मानसिक स्थिति को सेटल करना, अपने और बच्चों के रिश्तों को सेटल करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर बाद में करियर सेटल होते हैं, फिर शादियां होती हैं। लेकिन अक्सर माँ बाप जो हैं अपने और अपने बच्चों के रिश्तों को सेटल नहीं करते, उनको छोड़ के और उनकी चीज़ों को, करियर को, मैरिड लाइफ को सेटल करवाने में लग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारा रहता है इंडियन फैमिलीज़ में। इनफैक्ट इंडियन फैमिलीज़ में क्या, बाहर के देशों में तो खैर कोई कल्चर है ही नहीं। वहाँ पर तो बच्चा 18 साल का होता है, छोड़ छाड़ के कमाने निकल जाता है और माँ बाप बेचारे अकेले रहते हैं। तो वहाँ तो बिल्कुल ही अलग है सारा। तो खैर यहाँ पर ये जो फिल्म है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग इसको ध्यान से, पेशेंस से देखें तो ये फिल्म अच्छी है। बहुत सारे हिडन मैसेजेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और इस फिल्म को बनाने के लिए सईद साहब को नेशनल अवार्ड भी मिला है।
तो ये फ़िल्म आप सोच सकते हैं कितने हाई लेवल की ये मूवी है। वो बात अलग है कि ऐसी फ़िल्मों को देखने के लिए थोड़ा सा आपको वक्त ज़्यादा निकालना पड़ता है। कभी कभी आपको लगता है यार मैं ये क्यों देख रहा हूँ, किस लिए देख रहा हूँ, लेकिन सच में आप देखेंगे, समझेंगे, तो आपको एंड में ये लगेगा कि यार मैंने कुछ गलत नहीं देखा है, क्योंकि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट वाली चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, इस फिल्म में ना सतीश शाह भी आपको देखने को मिलेंगे अपने यंग डेज़ में। काफ़ी यंग लगे हैं वो, तो देखकर अच्छा लगा अपने इंद्रवदन सारा भाई को। और सबसे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सतीश शाह और दिलीप धवन दोनों हम साथ साथ है मूवी में भी थे, और इस फिल्म में भी वो दिखे हैं। उनका भी थोड़ा सा ही सीन है, ज़्यादा नहीं है। तो ओवरऑल पिक्चर ठीक है, डिसेंट मूवी है, एक अच्छा क्राफ्ट है। और डायरेक्शन सीखने के लिए जो लोग डायरेक्शन सीखना चाहते हैं तो उनको ऐसी फिल्में ज़रूर देखनी चाहिए, जिसमें बहुत सारे हिडन मैसेजेस होते हैं जो काफ़ी डेप्थ में, काफ़ी डेयरिंग तरीके से बनाई गई होती हैं। और ऐसी फिल्में सईद साहब ने और भी बहुत सारी बनाई हैं जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। उनमें से ये फिल्म अरविंद देसाई की अजीब दास्तान है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ओवरऑल ये फ़िल्म अच्छी है। अब मैं ये अच्छी से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि फ़िल्म इंटरेस्टिंग है, और इसका एंड थोड़ा सा शॉकिंग भी है, कंफ्यूजिंग भी है। तो मैं उसको रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को ये फ़िल्म देखनी चाहिए। उस एरा को आपको देखना चाहिए जब वाकई डिफरेंट सिनेमा धीरे धीरे, मतलब ये 80s की फ़िल्म नहीं है, लेकिन लेट 70s की है। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे लेट 70s में कैसे सिनेमा में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आना शुरू हो गया था, और फिर 80s का सिनेमा तो था ही बड़ा इंटरेस्टिंग। तो ये मुझे कुछ अच्छा लगा। और दिलीप धवन को देखकर आपको अच्छा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा कि वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। बहुत सारा काम उन्होंने किया, लेकिन वही वाली बात है कि और भी हम उनको करते हुए देखना चाहते थे। और काफ़ी यंग, मतलब बहुत यंग होंगे वो शायद इस एज में, और उनको काफ़ी अच्छा रोल मिला है। और एक यंग यूथ का जो एक माइंडसेट होता है, इसमें ओमपुरी साहब भी हैं, और छोटे से सीन के लिए सुरेश ओबरॉय भी आपको देखने को मिलेंगे, जो शायद अपने करियर में नया नया कुछ उनके करियर में की स्टार्टिंग की ये फिल्में होंगी। तो अपने करियर में वो तब नया नई उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। तो आपको उनके चेहरों से, पर्सनालिटी से ही पता चल जाएगा कि तब इन्होंने भी नहीं सोचा था कि आगे जाकर हमें एक अच्छा खासा नाम मिलेगा। सुरेश ओबरॉय ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। और ओमपुरी साहब को तो हम सब जानते ही हैं, उनकी आवाज़, उनका चेहरा कितना यूनिक और कितना उनका पावरफुल, उनका जो एक पर्सनैलिटी थी, वो तो हम आज भी मिस करते हैं। आज भी उनको इस दुनिया से गए हुए 2017 में उनकी डेथ हुई थी। और अब आप देख लीजिए कि कितने साल हो गए हैं, शायद 9 साल उनको हो गए हैं। तो वो भी काफ़ी यंग आपको देखने को मिलेंगे, तो अच्छा लगेगा। और एक डिफरेंट सिनेमा है, एक डिफरेंट कहानी है, और कुछ आपको नए अंदाज में देखने को मिलेंगी। डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी थॉटफुल है। और एक यंग लड़के की जो नया नया ग्रो कर रहा है, उसके अंदर जो बेचैनी चलती है, जो हलचल चलती है, उस हलचल को आप बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे कि वाकई जब एक लड़का बड़ा हो रहा होता है, लड़कियों को लेकर तो हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन एक लड़के की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, स्पेशली एक ऐसे माहौल में वो रह रहा होता है जहाँ पर वो जिनसे प्यार करता है उनको घुटते हुए देख रहा है, और एक और शख्स है जिनको वो इज़्ज़त से देखता है, इज़्ज़त की नज़रों से देखता है। वो इंसान उन मासूमों को घुटवा रहा है, यानी कि वो अपने घर की औरतों को घुटते हुए देख रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। और अपने फादर का जो डोमिनेटिंग नेचर है
उससे वो खुद को और अपने आसपास के लोगों को, अपनी माँ अपनी बहन को तकलीफ़ में जूझते हुए देख रहा है तो भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये थोड़ा सा हर घर की ये कहानी है। हर लड़का यही चीज़ें देखकर बड़ा होता है, स्पेशली जो बड़े घरों के बच्चे होते हैं वो यही सब देखते हैं और ज़्यादातर वो भी वही चीज़ें करने लगते हैं एक टाइम पर जो उनके फादर करते थे ना चाहते हुए भी, क्योंकि हम जब किसी को गलत करते हुए देखते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हम भी वही चीज़ें करना शुरू कर देते हैं ना चाहते हुए भी। वो बात अलग है कि हम कहते ज़रूर है कि हम ये काम नहीं करेंगे जब हमारे पास ये सिचुएशन आएगी, पर सच कहूँ तो हम भी वही काम करने लगते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ठानते हैं वैसा करके दिखाते हैं। तो ये जो एक आपकी जो असमंजस रहती है कि मुझे एक्चुअली ज़िंदगी में चाहिए क्या, जो मेरे पास है वो मेरे लिए काफ़ी है या कुछ और है जिसकी मुझे तलाश है, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। तो ये अजीबो गरीब हालातों से जूझता हुआ अरविंद देसाई, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। और चाहे यूथ कोई भी दौर का हो, यूथ यूथ होता है, उसके अंदर का जो जोश होता है वो कैसे फुंकारा मारता है, कैसे उनका उसका खून खौलता है, वो आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेगा कि कुछ करना है लेकिन क्या करना है यही पता नहीं है। तो अच्छी फिल्म है ये, और वक्त निकाल के चाहे तो ज़रूर देखिएगा और बताइएगा। थोड़ा डिफरेंट है। मैंने भी इस फिल्म के बारे में सुना था लेकिन अभी रिसेंटली मैंने सोचा कि चलो मैं इस फिल्म को देख ही लेती हूँ, और मुझे देखनी थी ये फिल्म और मैंने देखी। हालांकि थोड़ा सा मैं हो रही थी कि यार ये क्या मैंने एक टास्क ले लिया है, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं कनेक्ट होती रही, समझती रही कि क्या फ़िल्म बताना चाहती है। हालांकि देखिए जितना मैं समझ पाई हूँ, हो सकता है अगर आप देखें तो आप इसे कुछ अलग लेवल पर समझें। सबकी अपनी अपनी समझ होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत गूढ़ी सियानी हूँ, लेकिन हाँ, जो मैंने देखा है अपने ज़िंदगी में उस वजह से मैं इस फिल्म को थोड़ा बहुत अपने से रिलेट कनेक्ट कर पाई हूँ। तो ये होता है। तो ये जहाँ पर एक ऐसे माहौल में जीना जहाँ पर आपकी सोच का कोई इंसान ही ना हो, उन लोगों से डील करना जो बिल्कुल आपसे बिल्कुल विपरीत सोचते हों, ये सबसे बड़ा टास्क होता है। ये चीज़ तो मैं समझती हूँ कि आप ऐसे माहौल में रहो जिस माहौल के लिए आप बने ही नहीं हो, उसमें अपने आप को एडजस्ट करके रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। और शायद इस फिल्म के हीरो के साथ भी ऐसी ही मिलती जुलती बात आपको देखने को मिलेगी। तो एक यंग फ्रेश कहानी है, यूथ को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती हुई ये स्टोरी है। उस ज़माने के यूथ के हिसाब से ये बनाई थी, और मुझे लगता है चाहे ज़माना कोई भी हो, फसाना वही रहता है और अफसाना भी वही रहता है। तो चलिए इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी कोशिशों को ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए, मतलब जो भी मेरे चैनल पर विज़िट करता है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। डेफ़िनेटली मेरा चैनल बहुत अलग है, लेकिन मुझे यही ऐसा ही करना था। मैं थोड़ा अलग रखना चाहती थी, मैं थोड़ा अपना विज़न खुला रखना चाहती थी, मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करना चाहती थी, ऐसी फ़िल्मों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती थी जिनके बारे में लोगों को अभी तक पता ही नहीं है, जो वाकई बहुत अच्छी फ़िल्में हैं। तो इसी हिसाब से उन फ़िल्मों के माध्यम से कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और अगर वही चीज़ आपकी निजी जीवन से या निजी जीवन से जुड़े आसपास लोगों से कनेक्ट करती है मेरे, तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा आप लोगों से शेयर करूं। और मैं यही पिछले 1-1.5 साल से यही कर रही हूं, और जितना भी आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं, और आगे भी आप लोगों का साथ चाहती हूं। और इसी वजह से कहती हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार विज़िट कीजिए,
कोई वीडियो अच्छी लगती है तो देखिए, उसको लाइक कीजिए। किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको इतनी अच्छी लगी है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और अपने पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप शेयर करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से तो ज़रूर कीजिए, मेरा कमेंट सेक्शन हाजिर है। तो बस अब मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं और भी ऐसी अंडररेटेड मूवीज़ को डिस्कस करूं। तो थोड़ी डिफरेंट फ़िल्म है, और अगर मैंने कोई नाम ऊपर नीचे ले लिए हों, कुछ प्रोनाउंसिएशन करने में कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। मैं क्या है, मैं लिख कर तो रखती नहीं हूँ, मेरे दिल में जहन में जो आता है मैं बोलती हूँ। तो कभी कभी फ़्लो में नाम में कुछ गलत ले लेती हूँ, तो फिर मैं कमेंट सेक्शन में उसको ठीक कर देती हूँ। और इस फिल्म की जो राइटर है, उन राइटर में से एक राइटर ये प्रिया तेंदुलकर जी के फादर है। प्रिया तेंदुलकर वही हैं जिन्होंने रजनी फिल्म सीरियल में काम किया था, तो उनके फादर ने भी इस फिल्म की राइटिंग की है। मैंने उनका नाम भी पढ़ा है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, क्योंकि जो प्रिया तेंदुलकर के फादर हैं वो भी राइटर रह चुके हैं प्लेस वगैरह। मैंने प्रिया तेंदुलकर और उनकी निजी जीवन को भी अपने चैनल पर डिस्कस किया है, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करूं जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई हैं, या सामने आई हैं लेकिन अब उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करती रहती हूँ, और प्रिया तेंदुलकर जी के बारे में भी मैंने बात तो करी है अपने चैनल पर। तो बस इसी के साथ चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच।